हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का एग्ज़ाम टूर चैनल पर। आज हम डिस्कस करेंगे दृष्टि पब्लिकेशन की एक सीरीज़ आई थी प्रीलिम्स प्रैक्टिस सीरीज करके। इसमें टोटल 6 बुक आई हुई थी। आज से हम जो है भारतीय संविधान और राज्य व्यवस्था वाला पार्ट उठा रहे हैं। इसमें टोटल 1600 से ज़्यादा एमसीक्यूज़ हैं। इससे आपकी पॉलिटी की अच्छी खासी तैयारी हो जाएगी, पूरा रिवीजन होगा, प्रैक्टिस होगी, आपका ब्रेन डेवलप होगा और आपकी रिकॉलिंग पावर भी अच्छी होने वाली है। ठीक है दोस्तों, तो जुड़े रहिए हमारे साथ, पढ़ाई को कीजिए एंजॉय विथ एनर्जी के साथ। इसमें जो है टोटल 24 अध्याय दिए गए हैं। मैं पूरे इसके 24 टॉपिक ही कराऊंगा आप लोगों को, तो बने रहिए हमारे साथ। पहला क्वेश्चन क्या कहता है, देखते हैं। संसदीय लोकतंत्र वह है जहां, इसकी 3 स्टेटमेंट दी गई, फिर देखेंगे कौन सी स्टेटमेंट इसमें सही है, ये पूछा जा रहा है। पहला स्टेटमेंट कहता है जन सहभागिता और संभ्रांत वर्ग के शासन के बीच संतुलन होता है। ठीक है, देखते हैं। सरकार जनता के प्रति नहीं बल्कि निर्वाचित प्रतिनिधियों के प्रति उत्तरदायी होती है। ठीक है, देखेंगे आगे। सांसदों को अपने निर्वाचकों की ओर से विचार और कार्य करने का उत्तरदायित्व प्रत्यायोजित किया जाता है। नॉर्मल देखिए, आप लोगों से इस टाइप के क्वेश्चन यूपीएससी पूछती आ रही है, तो आपको जो अच्छे पॉइंट लगे उनको नोट भी कर लिया कीजिएगा। और मैं इसका जो व्याख्या भी है इसमें, तो व्याख्या भी पढ़ा दूंगा आपको। इसका राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन ए। 1, 2, 3 स्टेटमेंट आपकी पूरी सही हो जाएगी। थोड़ा सा मैं इसमें स्पीड से चलूँगा जिससे आप लोगों को समझ में भी आएगा और जल्दी जल्दी वीडियो भी आपके बन जाएंगे। पूरी किताब क्योंकि ख़त्म करनी है। व्याख्या देखेंगे। संसदीय लोकतांत्रिक व्यवस्था में जन सहभागिता और संभ्रांत वर्ग के शासन के मध्य संतुलन स्थापित होता है। अपनी प्रकृति के अनुरूप संसदीय लोकतंत्र में उत्तरदायित्व के सिद्धांत का पालन किया जाता है। इसी कारण इसे उत्तरदायी सरकार के रूप में जाना जाता है, क्योंकि इसमें सरकार विधायिका के प्रति उत्तरदायी होती है और इनका कार्यकाल तब तक चलता है जब तक उन्हें विधायिका संसद का विश्वास प्राप्त होता है। ठीक है, संसदीय लोकतांत्रिक व्यवस्था में निर्वाचकों की ओर से विचार और कार्य करने का उत्तरदायित्व सांसदों को दिया जाता है। ये इसकी थोड़ी सी व्याख्या थी। जो आपको अच्छे पॉइंट लगा करें वो आप अपना मेंशन कर लिया कीजिएगा। ठीक है, देखिए आपने लक्ष्मीकांत पढ़ी होगी। अगर इसको आप एमसीक्यू फॉर्म में पूरी, अगर आप पूरे ऑब्जेक्टिव अगर इसके सॉल्व कर लेते हैं एमसीक्यूज़, तो कहीं ना कहीं आपके जो है, जो आपके पीटी में 15+ क्वेश्चन आते हैं पॉलिटी वाले सेक्शन से, वो आपके 12+ क्वेश्चन करने की प्रोबेबिलिटी पूरी हो जाएगी और हो सकता है आप पूरे भी क्वेश्चन बना पाएँ। अगर आप अच्छे से समझ के जाते हैं, कॉन्सेप्ट क्लियर रहेंगे, तो थोड़ा आपको फैक्चुअल नॉलेज भी अच्छा हो जाएगा। दूसरा क्वेश्चन क्या कहता है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सी एक जो होती है वो अध्यक्षात्मक प्रेसिडेंशियल स्वरूप की सरकार की विशेषता होती है। देखिए आप लोग पेपर उठा के देखिएगा, प्रीवियस ईयर के पिछले 5-6 सालों से इस टाइप के क्वेश्चन रेगुलर यूपीएससी पूछती है दोस्तों। तो इसका क्या आंसर होगा दोस्तों, देखिए आप लोग भी विचार कीजिएगा। आपको पता हो तो कमेंट सेक्शन में आंसर कीजिएगा। इसका राइट आंसर भी होगा ऑप्शन ए, राष्ट्रपति विधायी निकाय का हिस्सा नहीं होता है। ठीक है, बाकी इसकी तीनों स्टेटमेंट ठीक थी। ठीक है, अब बोल रहा है कि अध्यक्षात्मक स्वरूप की सरकार की निम्न विशेषताएं होती हैं। राष्ट्रपति प्रतीकात्मक राज्य अध्यक्ष नहीं अपितु वास्तविक राज्य अध्यक्ष होता है। कार्यपालिका के प्रमुख अर्थात राष्ट्रपति का चयन या तो जनता सीधे करती है या इसी उद्देश्य के लिए निर्वाचक मंडल करता है। राष्ट्रपति विधानमंडल का अंग नहीं होता, इसलिए सामान्य स्थितियों में विधानमंडल उसे हटा नहीं सकती, अतः विकल्प ए सही था। कार्यपालिका को विधायिका की जिम्मेदारियां नहीं निभानी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित में से कौन सी एक भारतीय परिसंघवाद की विशेषता नहीं है। क्या बोल रहा है ये, भारतीय परिसंघवाद की विशेषता नहीं है। ध्यान से पढ़िएगा ठीक है क्वेश्चन को, कि उसमें क्या पूछा जा रहा है, नहीं है पूछ रहा है या सही है पूछ रहा है या गलत है पूछ रहा है। इस टाइप के नॉर्मल क्वेश्चन में हमको क्या होता है, मार्क कर लेना चाहिए कि क्वेश्चन में क्या पूछा जा रहा है, उससे हमारी प्रोबेबिलिटी सही होती है हमारे क्वेश्चन को राइट करने की। तो पहला ऑप्शन कहता है कि प्रत्येक राज्य सरकार की स्वयं की शक्तियाँ होती हैं। ठीक है, इसमें ये पूछा जा रहा था। मैं कोशिश करूंगा कि सीधे आपको जो है डायरेक्ट आंसर की ओर लेके चलूं, है ना, और आपको ऑप्शन भी देख लेना। तो न्यायालयों को संविधान और सरकार की विभिन्न स्तरों की शक्तियों का निर्वाचन करने की शक्ति है। ऑप्शन सी कहता है राज्य केंद्रीय सरकार के अधीनस्थ है। और ऑप्शन डी कहता है कि सरकार के हर स्तर के लिए राजस्व के स्रोत स्पष्ट रूप से विनिर्दिष्ट हैं। तो क्या होगा दोस्तों इसका राइट आंसर, इसका राइट आंसर बनेगा ऑप्शन सी, राज्य जो होता है वो केंद्रीय सरकार के अधीनस्थ है। इस टाइप का क्या है जो स्टेटमेंट जो है वो आपका गलत है। उसने पूछा भी था कि गलत है, बताना था। अब देखते हैं, थोड़ा सा व्याख्या दी गई है। यहाँ दोहरी शासन पद्धति है, केंद्र सरकार और राज्य सरकार। केंद्र व राज्य सरकारों के बीच शक्तियों का विभाजन किया गया है। संविधान की सर्वोच्चता, संविधान के उपयुक्त निर्वाचन और उसके संरक्षण के लिए एक स्वतंत्र और निष्पक्ष न्यायपालिका की स्थापना की गई है। एक लिखित संविधान की उपस्थिति है। राजस्व के स्रोतों का विभाजन सरकार के हर स्तर पर स्पष्ट रूप से किया जाता है। एकल नागरिकता है और राज्यों को अलग होने का अधिकार नहीं है। राज्य केंद्र सरकार के अधीनस्थ नहीं अपितु अलग इकाई है। ठीक है, ये इसकी व्याख्या भी थी, आप लोग नोट कर लीजिएगा आपको जो अच्छे पॉइंट लगते हैं। और नंबर क्वेश्चन जो 4 अपना क्या कहता है कि अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, आपको बताना है। 2 स्टेटमेंट दी गई है, कौन सा इसका सही होगा देखते हैं। पहली स्टेटमेंट कहती है कि शासना अध्यक्ष राज्याध्यक्ष भी हो सकता है और कार्यपालिका विधायी कार्यों को वीटो कर सकती है। ठीक है, पहली स्टेटमेंट कहती है शासना अध्यक्ष राज्याध्यक्ष भी हो सकता है और दूसरी स्टेटमेंट कहती है कार्यपालिका विधायी कार्यों को वीटो कर सकती है। तो क्या होगा इसका राइट आंसर फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी 1 और 2। देखेंगे इसकी व्याख्या क्या कहती है। अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली की निम्नलिखित विशेषताएं हैं। राष्ट्रपति का निर्वाचन जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से या जनता द्वारा इस उद्देश्य के लिए निर्वाचित
निर्वाचक गण द्वारा होता है। राष्ट्रपति केवल प्रतीकात्मक राज्य अध्यक्ष नहीं होता, अपितु वास्तविक राज्य अध्यक्ष होता है। देखिए अब इसने केवल लगा के जो ये किया ना, इसको आप नोट कर सकते हैं, क्योंकि हम लोग क्या देखते हैं कि एक्सट्रीम स्टेटमेंट लगभग 90% रॉन्ग होती हैं, लेकिन कहीं कहीं जो हमारी इंपॉर्टेंट होती है स्टेटमेंट उसको हमको नोट कर लेना चाहिए। राष्ट्रपति पर यह बाध्यता नहीं होती है कि विधायिका के सदस्यों में से अपने मंत्रिमंडल का चयन करे। कार्यपालिका विधायी कार्यों की वीटो कर सकती है। ठीक है, इसलिए वो दोनों स्टेटमेंट उसकी सही थी। देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है दोस्तों, संकीर्ण राजनीतिक संस्कृति समानता कहाँ देखी जाती है। ये बोल रहा है कि संकीर्ण राजनीतिक संस्कृति समानता कहाँ देखी जाती है। विकासशील समाज में, ऑप्शन बी है बहुदलीय पद्धति वाले समाज में, ऑप्शन सी है विकसित समाज में, और ऑप्शन डी है राजतंत्री समाज में। तो इसका राइट आंसर बनेगा ऑप्शन ए विकासशील समाज में। थोड़ी सी व्याख्या देखेंगे। संकीर्ण राजनीतिक संस्कृति से तात्पर्य उस राजनीतिक व्यवस्था से है जहां नागरिकों को सरकार व शासन व्यवस्था के बारे में केवल सीमित जागरूकता होती है। समानता यह विकासशील समाज में दिखाई देती है। तो ये कहाँ पास दिखाई देती है? संकीर्ण राजनीतिक विकासशील समाज में। आप लोग याद रखिएगा। राजनीतिक संस्कृति को समानता 4 वर्गों में विभाजित किया जाता है। पहला कहता है संकीर्ण राजनीतिक संस्कृति, दूसरा है प्रतिभागी राजनीतिक संस्कृति, समानता विकसित समाज। अब देखना आप लोग, संकीर्ण राजनीतिक संस्कृति कहाँ पाई जाती है? आपकी विकासशील समाज में, और जो आपकी प्रतिभागी राजनीतिक संस्कृति होती है ये कहाँ देखने मिलेगी? हमें विकसित समाज में देखने मिलेगी। ठीक है, जहाँ नागरिकों को राजनीतिक तंत्र के बारे में पर्याप्त जागरूकता होती है। और कथन हमारा तीसरा जो है वो किस टाइप का होता है? तो विषयक राजनीतिक संस्कृति समानता राजतंत्री समाज में पाई जाती है। यहाँ से आपके देखिए 4 क्वेश्चन यहाँ से क्लियर होते हैं, ध्यान रखिएगा आप लोग। राजनीतिक उपसंस्कृति भी एक चीज़ होती है जब राजनीतिक व्यवस्था समाज को तेजी से बदलती जरूरतों के अनुरूप आगे बढ़ने में असमर्थ होती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। संवैधानिक शासन के बारे में निम्नलिखित कथनों पर हमको विचार करना है और हमें बताना है कौन सी स्टेटमेंट हमारी इसमें सही होने वाली है। फ्रेंड्स देख लेते हैं। यह सीमित शासन का एक रूप है, पहली स्टेटमेंट कह रही है। दूसरी स्टेटमेंट कहती है ऐसा शासन है जहां संविधान लोक प्राधिकार का आधार है। ऐसा शासन है जहां सम्राट राज्य का औपचारिक अध्यक्ष है। और चौथा स्टेटमेंट क्या कह रहा है कि ऐसा शासन है जहां सदैव सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार है। अब आप यहाँ से देख सकते हैं क्या पूछा है, कौन सा सही है। देखिए सदैव वाला ऑप्शन जहाँ जहाँ होगा वो ऑप्शन कटेगा, तो ऑप्शन बी कट जाएगा, ऑप्शन सी कटेगा, क्योंकि इसमें ऑप्शन 4 था और इसमें भी चौथी स्टेटमेंट थी, चूँकि ये गलत हो गया तो ऑप्शन बी और सी रॉन्ग हो गया। अब बचा ऑप्शन ए और ऑप्शन डी। मतलब देखिए ऑप्शन पहला बिल्कुल सही है कि ये सीमित शासन का एक रूप है, बिल्कुल सत्य बात है। एक शासन है जहाँ संवैधानिक लोक प्राधिकार का अभाव है। और तीसरी स्टेटमेंट क्या कहती है कि ऐसा शासन जहाँ सम्राट राज्य का औपचारिक, तो राज्य का तो होता ही नहीं है, ऐसा है ही नहीं, औपचारिक अध्यक्ष है। ये वाली स्टेटमेंट क्या है इसकी गलत होने वाली। तो इसका राइट आंसर बनेगा ऑप्शन ए केवल 1 और 2। संवैधानिक शासन सीमित शासन का रूप होता है, याद रखना आप लोग। सॉरी दोस्तों, जहां शासन संविधान के प्रावधानों के अनुरूप चलाया जाता है, अर्थात संविधान ही लोक प्राधिकार का आधार होता है। संवैधानिक शासन में सम्राट राज्य का औपचारिक अध्यक्ष नहीं होता, ये पॉइंट याद रखना, बल्कि केवल कुछ संवैधानिक शासन वाले देशों में यह अनौपचारिक प्रधान के रूप में होता है, जैसे कि ब्रिटेन। ठीक है, सदैव सार्वभौमिक वयस्क अधिकार का प्रावधान उदार लोकतंत्र की एक विशेषता है। कौन से लोकतंत्र की? उदार लोकतंत्र की, ना कि संवैधानिक शासन की। ये आपको जो भी अंतर होते हैं ये आपको डिफ्रेंशिएट करते आना चाहिए दोस्तों। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि आपको सरकार के अंगों में शामिल कौन होता है, ये पूछा जा रहा है। कार्यपालिका, न्यायपालिका, विधायिका और नगरपालिका। बहुत इजी क्वेश्चन, आप लोगों को पता होगा ये। ठीक है, जल्दी से आंसर देखते हैं, बढ़ते हैं इसका। तो 1 2 3 हो जाएगा। विधायिका में जनता द्वारा निर्वाचित प्रतिनिधि होते हैं। कार्यपालिका ऐसे लोगों का एक समूह होता है जो कानून लागू करने व शासन चलाने का काम देखते हैं। और न्याय की व्यवस्था न्यायपालिका द्वारा की जाती है। संविधान में इन तीनों को ही सरकार का अंग माना जाता है। ठीक है, इसलिए वाला स्टेटमेंट सही था। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है और हमको बताना है कौन सी स्टेटमेंट हमारी इसमें सही होने वाली है दोस्तों। पहली स्टेटमेंट कहती है सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार का अर्थ है कि देश के सभी वयस्क नागरिकों को वोट देने का अधिकार प्राप्त है। देखते हैं आगे। लोगों का निर्णय ही लोकतांत्रिक सरकार का गठन करता है और उसके कामकाज के बारे में फैसला देता है। तो क्या होगा राइट आंसर? इसका राइट आंसर बनेगा ऑप्शन सी। 1 और 2 दोनों स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। ये वाले पॉइंट आप याद रखना। ठीक है, डायरेक्ट आप बार बार इसको रिवीजन करिएगा। सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार का अर्थ क्या होता है? ये क्वेश्चन ऐसे भी पूछ सकता है आपका यूपीएससी कि सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार से क्या तात्पर्य है, और ऑप्शन आपको 4 लगा देगा, आपसे पूछेगा। तो देश के सभी वयस्क नागरिकों को वोट देने का अधिकार प्राप्त है। देखिए फिर से सभी आ रहा है, जैसे ही हमको एक्सट्रीम वाले होते हैं इनको तो नोट करना ही चाहिए हमको अपने नोटबुक में। ठीक है, इसी अधिकार का प्रयोग करके लोग अपनी मनपसंद सरकार को चुनते हैं और लोगों का निर्णय ही लोकतांत्रिक सरकार का गठन करता है और उसके कामकाज के बारे में फैसला भी देता है। ठीक है, इसलिए दोनों स्टेटमेंट क्या थी उसकी सही थी। अगला क्वेश्चन हमारा क्या कहता है? भारत की राज्य व्यवस्था के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करो और बताओ कि कौन से हमारे कथन इसमें असत्य हैं। ये इसमें बोला जा रहा है। पहला स्टेटमेंट कहता है कि राष्ट्रपति राष्ट्राध्यक्ष होता है और औपचारिक रूप से देश का सबसे बड़ा अधिकारी भी होता है। तो दूसरा स्टेटमेंट क्या कहता है? प्रधानमंत्री सरकार का प्रमुख होता है। ठीक है, और सरकार की जो है अधिकांश जो होती है अधिकारों का इस्तेमाल वही करता है। मंत्रिपरिषद की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा स्वेच्छा से की जाती है। देखते हैं आगे। चौथा स्टेटमेंट कहता है संसद केवल लोकसभा व राज्यसभा से मिलकर बनती है। और हमें क्या बताना है? देखो ध्यान से पढ़ना, इसमें हमको बताना है कि कौन से कथन हमारे
असत्य हैं, ये बोला गया था। ठीक है, तो पहला स्टेटमेंट कहता है राष्ट्रपति राष्ट्राध्यक्ष होता है और औपचारिक रूप से देश के सबसे बड़ा प्राधिकारी भी होता है। बिल्कुल ये सही बात है। जैसे ही आपने देखा कि ऑप्शन पहला सही है, तो देखिए हमने बोला था कि क्या बताना है कि कौन सा गलत है, तो इसमें ऑप्शन आपके वैसे भी कट गए, तो उसमें आप जो आराम से ऑप्शन सी तक पहुंच जाएंगे, बाकी हमें पढ़ने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। तो केवल इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, 3 और चौथा कथन सही है। प्रधानमंत्री सरकार प्रमुख होता है, बिल्कुल सही बात है, और सरकार से अधिकारों का इस्तेमाल वही करता है। ठीक है, ये दोनों स्टेटमेंट गलत थी। कौन सी मंत्रिपरिषद की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा स्वेच्छा से नहीं की जाती, आपको ही पता है। ठीक है, संसद केवल लोकसभा राज्यसभा से मिलकर बनती है, ये भी वैसे ही गलत हो गई थी, आपको पता ही है। राष्ट्रपति राष्ट्र अध्यक्ष और औपचारिक रूप से देश के सर्वोच्च अधिकारी भी होते हैं। प्रधानमंत्री सरकार का प्रमुख होता है, वास्तव में सरकार की ओर से अधिकांश अधिकारों का इस्तेमाल वही करता है। मंत्रिपरिषद के सदस्य की नियुक्ति प्रधानमंत्री की सलाह पर, वहाँ बोल रहा था स्वेच्छा से, तो याद रखिए प्रधानमंत्री की सलाह पर राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। और 3 अंग होते हैं संसद के, पता ही आप लोगों को, राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा से मिलकर बनती है। अगला क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों, क्या कहता है हमारा अगला क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित में से कौन से लोकतंत्र में सत्ता के क्षैतिज बंटवारे को निरूपित करता है या फिर करते हैं। तो हमको देखना है, तो कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका, केंद्र सरकार या फिर राज्य सरकार या फिर स्थानीय सरकार। क्या होगा इसका राइट आंसर, क्योंकि इसमें बोल रहा है कि क्षैतिज बंटवारे को निरूपित करता है। क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर, ऑप्शन ए, केवल पहला स्टेटमेंट इसका सही है, दूसरा स्टेटमेंट गलत है। क्यों गलत है ये भी देखेंगे थोड़ा सा। केंद्र, राज्य और स्थानीय स्तर की सरकारों के रूप में सत्ता का बंटवारा क्षैतिज न होकर ऊर्ध्वाधर प्रकृति का होता है। तो ये आपको यहाँ पर पॉइंट नोट कर लेना है कि जो लोकतंत्र में सत्ता का जो बंटवारा होगा वो क्षैतिज बंटवारा में क्या होता है, कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका। लेकिन अगर बोला जाए ऊर्ध्वाधर यानी कि वर्टिकल की बात करेगा, तो मतलब क्या होगा कि केंद्र, राज्य या स्थानीय स्तर की सरकार। ठीक है, कार्यपालिका, विधायिका, न्यायपालिका एक ही स्तर के रहकर अपनी अपनी शक्ति का प्रयोग करते हैं और नियंत्रण व संतुलन की व्यवस्था भी पूर्ति करते हैं। नेक्स्ट स्टेटमेंट कहता है हमारा जो अगला क्वेश्चन क्या कहता है वो भी देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा कहता है निम्नलिखित में से कौन संघीय व्यवस्था की महत्वपूर्ण विशेषताएं हैं। तो आपको बताना है, 4 स्टेटमेंट दी गई हैं, देखेंगे अपन कौन सा राइट आंसर होगा दोस्तों। 2 या अधिक स्तरों वाली सरकार। ठीक है, देखेंगे आगे। दूसरा स्टेटमेंट कहता है कानून बनाने, कर वसूलने और प्रशासन का अलग अलग अधिकार क्षेत्र। ऑप्शन तीसरा क्या है, संविधान द्वारा सरकार के हर स्तर के अस्तित्व और प्राधिकार की गारंटी की सुरक्षा। और चौथी स्टेटमेंट कहती है राज्य की सरकार केंद्रीय सरकार के प्रति जवाबदेह होती है, मतलब राज्य की जो सरकार होती है क्या केंद्रीय सरकार के प्रति जवाबदेह होती है। देखते हैं, आप अगर गौर कर रहे हो तो ये वाला स्टेटमेंट इसका गलत होने वाला है और हमें बताना है कि कौन सी विशेषताएं होती हैं संघीय व्यवस्था की। तो जब आपका ऑप्शन, जो आपकी चौथी स्टेटमेंट अगर गलत होगी तो देखिए आपका ऑप्शन ए भी कट गया, ऑप्शन बी भी कट गया और ऑप्शन डी भी कट गया, और आप ऑप्शन जो है कैसे पहुँच गए, सी में पहुँच गए। 1, 2, 3 स्टेटमेंट इसकी बिल्कुल सही हो गई। ठीक है, देखेंगे थोड़ी सी व्याख्या क्या कहती है। राज्य की सरकार का केंद्रीय सरकार के प्रति जवाबदेह होना संघीय व्यवस्था नहीं बल्कि कौन सी व्यवस्था है, ये एकात्मक व्यवस्था है। ये पॉइंट आपको नोट करना है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है उदारवाद से रिलेटेड बताना है कौन सी स्टेटमेंट हमारी सही होने वाली है। 3 स्टेटमेंट दी गई हैं, कौन सा कथन सत्य है ये बता देना है। ठीक है, देख लेते हैं अपन कौन सा कथन सत्य होगा इसमें से। तो पहला स्टेटमेंट कहता है उदारवादी व्यक्तिगत स्वतंत्रता को समानता जैसे अन्य मूल्यों से अधिक वरीयता देते हैं। ठीक है, दूसरी स्टेटमेंट कहती है उदारवादी कल्याणकारी राज्य की भूमिका को स्वीकार कराते हैं। ठीक है, आगे देखेंगे अपन। तीसरी स्टेटमेंट कहती है उदारवाद के अनुसार सामाजिक और आर्थिक असमानताओं को कम करने वालों के उपाय की जरूरत होती है। ठीक है फ्रेंड्स, ये इसका क्वेश्चन था अपना, हमने देखा इसका राइट आंसर क्या बन रहा था, ऑप्शन डी, यानी कि तीनों स्टेटमेंट इसकी सही होने वाली हैं। फ्रेंड्स देखेंगे व्याख्या क्या कहती है। तो व्याख्या कहती है कि आधुनिक उदारवाद की विशेषता यह है कि इसमें केंद्र बिंदु व्यक्ति है और उदारवाद के लिए परिवार, समाज और समुदाय जैसी इकाइयों का अपने क्षेत्र में कोई महत्व नहीं है। उनके लिए इन इकाइयों का महत्व तभी है जब व्यक्ति इन्हें महत्व दें। उदाहरण के लिए उदारवादी कहेंगे कि किसी से विवाह करने का निर्णय व्यक्ति को लेना चाहिए, परिवार, जाति या समुदाय को नहीं। पॉइंट आप नोट करना, उदारवादी व्यक्तिगत स्वतंत्रता को समानता जैसे अन्य मूल्यों से अधिक वरीयता देते हैं। ऐतिहासिक रूप से उदारवाद ने मुक्त बाजार और राज्य की भूमिका का पक्ष लिया है, हालांकि अब वे कल्याणकारी राज्य की भूमिका को स्वीकार करते हैं और मानते हैं कि सामाजिक और आर्थिक असमानताओं को कम करने के लिए उपायों की जरूरत है। अतः तीनों कथन वहाँ सही थे। अगला क्वेश्चन देखेंगे अपन क्या कहता है दोस्तों। 2 स्टेटमेंट दी गई, हमें बताना है कौन सी स्टेटमेंट सही है। ठीक है, पहली स्टेटमेंट कहती है पुरोहिताई व्यवस्था द्वारा प्रत्यक्ष रूप से शासित राष्ट्र धर्मतांत्रिक राष्ट्र कहलाता है। ठीक है, धर्मतांत्रिक राष्ट्र अपनी श्रेणीबद्धता, उत्पीड़न और दूसरे धार्मिक समूह के सदस्यों को धार्मिक स्वतंत्रता न देने के लिए कुख्यात रहे हैं। दूसरा क्या कहता है, धर्म और राज्य सत्ता के बीच संबंध विच्छेद धर्मनिरपेक्ष राज्य सत्ता के लिए जरूरी है, मगर केवल यही पर्याप्त नहीं है कि धर्मनिरपेक्ष राज्य को ऐसे सिद्धांतों और लक्ष्यों के लिए आवश्यक प्रतिबद्ध होना चाहिए जो अंशतः ईसाई और गैर धार्मिक स्रोतों से निकलते हैं। ये वाला पॉइंट इंपॉर्टेंट है, दूसरी स्टेटमेंट याद रखना, आप लोग नोट कर लेना। इसका राइट आंसर बनेगा ऑप्शन सी, 1 और 2। ठीक है दोस्तों, अगला थोड़ा सा इसकी व्याख्या मैंने लिखी है, देखते हैं क्या है।
तो इसमें देखेंगे अपन, जब एक राष्ट्र किसी खास धर्म के प्रमुख द्वारा प्रत्यक्ष रूप से शासित होता है तो वह धर्मतांत्रिक राष्ट्र कहलाता है। ठीक है, इस प्रकार के राष्ट्र लोगों के उत्पीड़न और दूसरे धार्मिक समूहों के सदस्यों को धार्मिक स्वतंत्रता न देने के लिए कुख्यात रहे हैं, और धर्म और राजसत्ता के बीच संबंध विच्छेद धर्म निरपेक्ष राजसत्ता के लिए जरूरी है, लेकिन केवल इतना ही पर्याप्त नहीं होता है। ऐसे लक्ष्यों में शांति, धार्मिक स्वतंत्रता, धार्मिक उत्पीड़न, भेदभाव और वर्जना से आज़ादी और साथ ही अंतर्धार्मिक व अंतर्धार्मिक समानता शामिल रहनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे अपन, दो स्टेटमेंट दी गई हैं और हमको बताना है कौन सी स्टेटमेंट इसकी सही होगी। फ्रेंड्स, राजनीतिक समानता की आवश्यकता उन बाधाओं को दूर करने के लिए है जिन्हें दूर किए बिना लोगों का सरकार में अपनी बात रखने और उपलब्ध साधनों तक पहुंचना संभव नहीं होगा। दूसरा स्टेटमेंट कहता है, भारत में समान अवसरों के मद्देनज़र एक विशेष समस्या सुविधाओं की कमी की वजह से नहीं बल्कि कुछ सामाजिक रीति रिवाजों के सामने आई है। क्या होगा दोस्तों इसका राइट आंसर? इसका राइट आंसर बनेगा ऑप्शन सी। 1 और 2 दोनों ही स्टेटमेंट इसकी फ्रेंड्स सही होने वाली है। थोड़ा सा आगे देखेंगे व्याख्या क्या कहती है। अगर देश में राजनीतिक समानता नहीं होगी तो सरकार एक लोगों तक अपनी बात पहुंचाना मुश्किल हो जाएगा तथा सरकार द्वारा उपलब्ध कराए गए साधनों को भी लोगों द्वारा सही तरीके से उपयोग नहीं किया जा सकेगा। भारत में समान अवसर के रहते हुए भी हमें कुछ जगहों पर असमानताएं देखने को मिलती हैं, जिसके कारण से हम देश के रीति रिवाजों को देख सकते हैं। देश के विभिन्न हिस्सों में औरतों को उत्तराधिकार का समान अधिकार नहीं मिलता, कुछ एक गतिविधियों में उनके शामिल होने पर पाबंदी होती है, उन्हें उच्च शिक्षा प्राप्त करने से भी हतोत्साहित किया जा सकता है और ऐसे मामलों राज्य की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, 15वां क्वेश्चन कहता है, निम्नलिखित कथनों पर हमको विचार करना है और हमें बताना है कि कौन सी स्टेटमेंट हमारी दोस्तों क्या होने वाली है, इसमें सही होने वाली है। ठीक है, देखेंगे, उदारवादियों का मानना है कि राजनीतिक, आर्थिक और सामाजिक असमानताएं एक दूसरे से अनिवार्यता जुड़ी होती हैं। अगली स्टेटमेंट कहती है, समाजवादियों के अनुसार लोकतंत्र राजनीतिक समानता प्रदान करने में मददगार हो सकता है, लेकिन सामाजिक भिन्नताओं और आर्थिक असमानताओं के समाधान के लिए विविध रणनीतियों की खोज करना भी जरूरी है। उदारवादियों के लिए असमानता अपने आप में समस्या नहीं है, बल्कि वे केवल ऐसी अन्यायी और गहरी असमानताओं को सही समस्या मानते हैं जो लोगों को उनकी वैयक्तिक क्षमताएं विकसित करने से रोकती हैं। अगर आप लोग देख रहे हो तो पहली स्टेटमेंट में सदैव या अनिवार्यता जैसी शब्द देखने मिल रहा है, तो हमको क्या देखने मिल रहा है? अनिवार्यता। तो ये वाला स्टेटमेंट आप कट कर सकते थे, तो ऑप्शन आपका तो पहला कट गया। अब बचा ऑप्शन सी, बी और डी, 3 ऑप्शन बचे। अब आप देखना कि समाजवादियों के अनुसार लोकतंत्र राजनीतिक समानता प्रदान करने में मददगार हो सकता है, लेकिन सामाजिक भिन्नताओं और असमानताओं के समाधान के लिए विविध रणनीतियों की खोज करना भी जरूरी है। इसका राइट आंसर क्या बनेगा? ऑप्शन तीसरा, यानी ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। केवल तीसरी स्टेटमेंट इसकी सही है दोस्तों, समाजवादियों द्वारा किया गया, ना कि उदारवादियों द्वारा। ये भी पॉइंट आप याद रखना। कथन दूसरा, समर्थन, देखिए आप, समर्थन समाजवादी और समर्थन उदारवादियों द्वारा, ये पॉइंट भी आप देख लेना, ना कि समाजवादियों द्वारा। उदारवादियों द्वारा समर्थित कथन कौन सा है? ये ऑप्शन तीसरा वाला क्वेश्चन है। अगला देख लेते हैं, निम्नलिखित कथनों पर हमें विचार करना है और बताना है कौन से कथन हमारे सही हैं। भारतीय संविधान सरकार को लोकहितकारी कार्य करने हेतु अधिकार प्रदान करता है। और दूसरा स्टेटमेंट कहता है, समाज की आकांक्षाओं व उनके लक्ष्यों की अभिव्यक्ति को सुनिश्चित करने का दायित्व सरकार का होता है। क्या ये दोनों स्टेटमेंट सही है दोस्तों? जी हाँ दोस्तों, ये बिल्कुल दोनों स्टेटमेंट इसकी सही है। इसकी व्याख्या पढ़ लेते हैं। संविधान सरकार को लोकहितकारी कार्य करने, समाज की आकांक्षा, उनके लक्ष्यों को सुनिश्चित करने का सामर्थ्य प्रदान करता है। कुछ ज़्यादा खास नहीं है, ठीक है, देख लीजिएगा एक बार इसको। अगला क्वेश्चन कहता है कि हमारा कथन नंबर क्या कहता है? हाँ, क्वेश्चन नंबर 17 है कि कथन पहला कहता है कि कठोर संविधान परिवर्तन के दबाव में जो है नष्ट हो जाते हैं, और यदि संविधान अत्यधिक लचीला है तो वह समाज को सुरक्षा और पहचान नहीं दे पाएगा। तो ये कथन कारण वाला क्वेश्चन है। इस टाइप के भी क्वेश्चन देखने मिलते हैं यूपीएससी में। कारण जो है क्या कहता है कि सफल संविधान प्रमुख मूल्यों की रक्षा करने और नई परिस्थितियों के अनुसार स्वयं को बढ़ाने में संतुलित रखते हैं। तो कौन सा इसका सही होगा, देख लेते हैं। इसका राइट आंसर होगा बी, यानी कि ए और आर दोनों सही हैं, लेकिन जो आर जो है वो एक ही सही व्याख्या नहीं करता। देखेंगे थोड़ा सा इसका व्याख्या क्या कहती है। कठोर संविधान में समय के साथ परिवर्तन करना अत्यधिक जटिल होता है। उदाहरण, अमेरिका का संविधान, ये भी आप नोट कर लेना। वहीं लचीले संविधान में संसद द्वारा बनाई गई साधारण विधि द्वारा ही संविधान संशोधन संभव हो जाता है। उदाहरण, ब्रिटेन। एक सफल संविधान वही होता है जिसमें समय के साथ परिस्थितियों के अनुरूप उचित परिवर्तन संभव हो पाता है। उदाहरण के लिए भारतीय संविधान, तो हमारे में उचित परिवर्तन बिल्कुल संभव है। ये हमारा कैसा संविधान है? सफल संविधान इसको मान सकते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली के संदर्भ में कथनों पर विचार करना है और हमें बताना है कौन सी स्टेटमेंट हमारी सही है फ्रेंड्स, ठीक है। पहला स्टेटमेंट कहता है, इसमें राष्ट्रपति राष्ट्र का प्रमुख होता है। देखते हैं आगे, इसमें राष्ट्रपति सरकार का भी प्रमुख होता है, ठीक है। और इसमें पूछा जा रहा है कि इसमें राष्ट्रपति का चुनाव आमतौर पर प्रत्यक्ष मतदान के द्वारा होता है। और चौथा क्या कहता है, इसमें राष्ट्रपति विधायिका के प्रति जवाबदेह नहीं होता है। और हमें बताना है कौन सी स्टेटमेंट हमारी इसमें सही होने वाली। इसमें राष्ट्रपति जो है राष्ट्र का प्रमुख होता है, अध्यक्षात्मक में, ठीक बात है ये। राष्ट्रपति सरकार का भी प्रमुख होता है, ये भी सही बात है। और राष्ट्रपति का चुनाव आमतौर प्रत्यक्ष मतदान का, ये भी बात सही है। और राष्ट्रपति विधायिका के प्रति जवाबदेह
नहीं होता है। तो ये चारों पॉइंट आप यहाँ से पढ़ लीजिएगा, क्योंकि अध्यक्षात्मक सरकार और आपका जो संसदीय शासन प्रणाली होती है, इस टाइप के क्वेश्चन यूपीएससी पीटी नॉर्मल हर बार रिपीट करता है और पूछता है, और थोड़े से वो क्या करता है, शब्दों का हेर फेर कर देता है और आपसे आशा करता है कि आप उसका राइट आंसर लगा पाएँ। ठीक है, इसका थोड़ा सा व्याख्या भी देख लेते हैं। अध्यक्षीय प्रणाली में कार्यपालिका प्रमुख राष्ट्रपति होता है, जिसका चयन या तो जनता सीधे तौर पर करती है या जनता द्वारा इसी विशेष उद्देश्य के लिए निर्वाचित निर्वाचक मंडल भी करता है। इसमें राष्ट्रपति ही वास्तविक राज्य अध्यक्ष होता है। पॉइंट नोट करना आप लोग। राष्ट्रपति विधायिका से एकदम पृथक होता है, वह उसका अंग नहीं होता, अर्थात वह विधायिका के प्रति जवाबदेह भी नहीं होता। ये वाला पॉइंट भी याद रखना। भारत और ब्रिटेन में संसदीय प्रणाली है, जबकि अमेरिका में अध्यक्षात्मक प्रणाली को अपनाया गया है। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। पढ़ते रहिए, ध्यान रखिए अपना, मुस्कुराते रहिए। मैं डेली आप लोगों को ये सीरीज़ आपको जो है कंटिन्यू रखने वाला हूँ, तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए नए आए हैं, और इससे आने वाले नोटिफिकेशन बेल को प्रेस कर लीजिए, जिससे आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन आप लोगों तक टाइम तक पहुँचते रहे और अपडेट आपको मिलती रहे। ठीक है, टेक केयर जब तक के लिए।